हेलो दोस्तों, मैं महेश सर अंशिका एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और जो मैं नेक्स्ट सिंथेसिस चालू किया था जिसमें से सिंपल सेंटेंस आपका ख़त्म हो गया था और इसमें हमें अब सीखना है कंपाउंड सेंटेंस और इसके बाद वाले वीडियो में हम सिखाएंगे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसमें कंजक्शन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं और हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। चलिए, कह रहा है कि सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस इसके शुरू में जो वीडियो बना था उसमें सारा मैं समझाया था कि सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक ना, सिंपल सेंटेंस तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है तो देख लीजिए, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। कौन सा सेंटेंस बनाया जाता है? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए हम कंजक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? कंजक्शन का। आप सब कंजक्शन का मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक ना, उसमें पूरे विस्तृत रूप से कंजक्शन के बारे में बताया हूँ, एक एक कंजक्शन का किसमें प्रयोग होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कंजक्शन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। ठीक है, पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, तो ध्यान पर देखिए कि दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए, यानी कि जब दो वाक्य स्वतंत्र, यानी कि हमारा जो कंपाउंड सेंटेंस है इसमें स्वतंत्र वाक्य आएंगे, दो अलग अलग वाक्य आएंगे और उनको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। वो दोनों अलग अलग माने कि दोनों अलग अलग, दोनों का अर्थ सही रहेगा। माने उस वाक्य को भी अलग रखो, इस वाक्य को भी अलग रखो, तो वो अपना अपना अर्थ पूरा रखेंगे। ठीक ना, ऐसे वाक्यों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। ठीक ना, तो वो हमारे कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, अब कंपाउंड का ये कोऑर्डिनेटिंग यानी कि दो स्वतंत्र, और ये होता है देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे वाले वीडियो में। तो दो आश्रित वाक्यों को, इसमें क्या होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है। अगर दोनों वाक्य को अलग अलग कर दिया जाए तो एक ही वाक्य का अर्थ मिलेगा और दूसरा उसके ऊपर निर्भर रहेगा, उससे जोड़ेंगे तभी अर्थ निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्या? सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। ठीक ना, कि इसका हम कैसे बनाते हैं। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इस देखिए, कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। और ये चार प्रकार के वाक्य को जोड़ते हैं। ये चारों क्या करते हैं? ये चारों चार प्रकार के वाक्यों को जोड़ते हैं। चार प्रकार के वाक्यों को जोड़ते हैं। मतलब देखिए, इसमें कोऑर्डिनेटिंग हमारा चार है, तो यानी कि पूरे कंपाउंड में हम इन्हीं चारों के सहायता से क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक ना, तो अब हम लोग इसमें एक एक को क्या करते हैं? ढंग से समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया ना क्युमुलेटिव कंजक्शन, यानी कि वृद्धि कारक। क्युमुलेटिव कंजक्शन यानी कि वृद्धि कारक। वृद्धि कारक का मतलब कि जो ऐसे वाक्य जो वृद्धि हुई ना, कि दो वाक्यों को जब हम जोड़ेंगे तो वो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि दो अलग अलग वाक्य को जब हम जोड़ेंगे एक साथ तो बढ़ाना, यानी कि इस वाक्य को हम बड़ा करेंगे। क्या करेंगे? बड़ा, इसलिए इसको वृद्धि कारक कहा गया है। ठीक ना, तो इसके अंतर्गत कैसे आता है तो थोड़ा सा रूल देखिए ध्यान से। इसकी सहायता से समान भाव या जोड़ बताने वाले जो वाक्य हैं, जोड़ बताने वाले वाक्यों को जोड़ा जाता है। जोड़ बताने वाले वाक्यों को जोड़ा जाता है। समझिए आप लोग थोड़ा सा कि इसकी सहायता से, क्युमुलेटिव कंजक्शन की सहायता से हम कैसे वाक्य को जोड़ते हैं? तो समान भाव दर्शाए। क्या दर्शाए? या तो दोनों का भाव एक समान हो या दोनों को जोड़ने पर, यानी कि
क्या हो, जोड़ दिया जाए तो उसमें वृद्धि हो, ठीक ना। ऐसे वाक्यों को हम क्या करेंगे, क्युमुलेटिव कंजक्शन से जोड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि क्युमुलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं, ठीक ना। तो पहला देख लो, इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट कंजक्शंस होते हैं वो होते हैं एंड, एज वेल एज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बोथ, डॉट 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 एंड, ठीक है। इसके बाद और भी एक होता है नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो, ठीक है, etc। यानी कि ये 4 कंजक्शंस इसके अंतर्गत आते हैं। इन चारों का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, वाक्यों को जोड़ेंगे। अब हमें बस वाक्य को पढ़ना है और समझना है कि किस वाक्य में कौन सा कंजक्शन जोड़ेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है ना, मतलब कि अच्छा लगेगा या इससे हमारा वाक्य गलत नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर एंड है, एज वेल एज है, अब बोथ एंड। देखिए जब भी डॉट डॉट आता है तो इसका जब हम प्रयोग करेंगे तो इसके बीच में कोई ना कोई वर्ड आएगा, इसके बीच में कोई ना कोई वर्ड निश्चित है कि आएगा। उसी तरह से नॉट ओनली बट आल्सो, इसके बीच में डॉट डॉट है तो इसमें भी कुछ ना कुछ जरूर है कि आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लिया जाए इसको थोड़ा, ये बहुत बड़ा नहीं है, फटाफट मैं बता दूंगा। इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक ना। देखो पहला वाक्य दिया है कि आई इनवाइटेड हर, मैंने उसे आमंत्रित किया। सी कम, वह आई, मैंने उसे बुलाया और वह आई। सिंपल सा, और वह आई। तो सिंपल सा यहाँ किसका प्रयोग कर सकते हैं हम, एंड का। तो क्या हो जाएगा, आई इनवाइटेड हर एंड सी कम, मैंने उसे बुलाया और वह आई, ठीक है। तो देख लो इसी प्रकार से ऐसे वाक्यों को जोड़ देना है, बहुत इजी होता है, कोई हार्ड नहीं होता है। अब देखो बॉयज प्ले अ ओल्ड मैन सी, यानी कि बच्चे खेल रहे हैं और बूढ़े व्यक्ति देख रहे हैं, सिंपल सा है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा कि बॉयज प्ले, एंड से जोड़ देंगे, इसे किससे जोड़ देंगे, एंड से, एंड ओल्ड मैन सी, एंड ओल्ड मैन सी, कुछ नहीं था, बस एंड से जोड़ देना था। अब अगला देख लीजिए कि राम बॉट एन इंग्लिश बुक, ये एक हमारा वाक्य है कि राम ने एक इंग्लिश का किताब खरीदा, ठीक है। उसके आगे दिया है कि मोहन बॉट एन इंग्लिश बुक, मोहन ने भी क्या खरीदा, एक किताब खरीदा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि राम भी किताब खरीदा, मोहन भी खरीदा। तो एज वेल एज का भी प्रयोग कर सकते हैं कि राम एज वेल एज मोहन बॉट एन इंग्लिश बुक, जैसे राम ने एक इंग्लिश का किताब खरीदा वैसे मोहन ने भी एक इंग्लिश का किताब खरीदा, ठीक है। इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या बोथ का भी प्रयोग कर सकते हैं कि बोथ राम एंड मोहन। देखिए राम एंड मोहन इसके बाद लिखा जाएगा, ठीक है, बॉट एन इंग्लिश बुक, यानी कि राम और मोहन दोनों ने एक इंग्लिश का किताब खरीदा। तो आप इस दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर लेंगे। तो चलिए हम एज वेल एज से बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि राम एज वेल एज मोहन बॉट एन इंग्लिश बुक। देखिए कैसे जुड़ गया, ये वाक्य कैसे जुड़ गया, ठीक ना, कि जैसे राम ने एक इंग्लिश का किताब खरीदा वैसे ही मोहन ने एक इंग्लिश का किताब खरीद लिया, कि जिस प्रकार से देखो कुछ है इस वाक्य में, कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा आप लोग कीजिए तो फटाफट कि ही गेव मी बुक्स, उसने मुझे किताब दिया। ही गेव मी पेन आल्सो, उसने कलम भी दिया। तो देख लो इसमें सिंपल से आ जाएगा कि उसने मुझे किताब भी दिया और किताब के अलावा पेन भी दिया। तो लो आ गया कि नॉट ओनली या बट आल्सो, माने कि उसने मुझे बुक ही नहीं दिया, इसके अलावा पेन भी दिया। आ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा इसका बनाएंगे तो थोड़ा सा बताइए। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि ही नॉट ओनली, यहाँ से जोड़ेंगे नॉट ओनली आ गिव आ मी, क्या है, गिव मी अ बुक, गिव मी बुक, हो गया। देखो इसके डॉट डॉट में हम क्या बोले कि डॉट डॉट जहाँ भी रहेगा इसके बीच में कुछ ना कुछ भरा जाएगा, ठीक ना, कि ही नॉट ओनली गिव अ मी बुक बट आल्सो पेन, यानी कि उसने मुझे एक किताब ही नहीं दिया, उसके साथ एक पेन भी दिया।
अब चलते हैं हम लोग अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग, यानी कि अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके कैसे हम सिंथेसिस में दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा समझ लिया जाए कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। ठीक ना, तो देख लो अल्टरनेटिव कंजक्शंस। ठीक है, इससे इसका तो इसका प्रयोग विकल्प का, यानी कि जहाँ पर विकल्प, यानी कि दोनों वाक्यों में से क्या प्रस्तुत किया जाए, विकल्प प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पर हम, ठीक ना, इसका प्रयोग जहाँ पर विकल्प का भाव बताने वाले वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है। चलिए ध्यान से देखिए, इसका प्रयोग विकल्प का भाव बताने वाला है, यानी कि जब दो वाक्य दिए रहेंगे उसमें से एक उसका विकल्प बताएगा। क्या बताएगा? विकल्प बताएगा। तो वैसे वाक्यों को जोड़ने के लिए हम अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब अल्टरनेटिव कंजक्शन में क्या क्या आता है, माने कि जो कौन कौन से कंजक्शन से यूज किए जाते हैं, तो वो देखिए। तो इसमें होता है आइदर आर, फिर नाइदर नार, आर या अदरवाइज। इसके में भी 4 गो होते हैं। इन्हीं चारों का प्रयोग से हम क्या करते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं ना जी। तो देख लें, इसके बीच में जब डॉट दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ क्या होगा, यहाँ पर कोई ना कोई वर्ड्स आएगा। नाइदर नार है, इसके भी बीच में कोई ना कोई वर्ड आएगा। उसी तरह से आर है, अदरवाइज है, माने कि इन चारों का प्रयोग से हम इन वाक्यों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज देखा जाए कि कैसे क्या होता है, कहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। यानी कठिन परिश्रम करो, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, कठिन परिश्रम करो या फेल हो जाओ, या तो हो जाएगा, या कठिन परिश्रम करिए अन्यथा फेल हो जाओगे, ये दोनों सूट होता है। कठिन परिश्रम करो या फेल हो जाओ, माने कि मत करो या फेल हो जाओ, ठीक ना, वही है। तो इसमें तो हम इसका या इसका दोनों का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। चलिए, अदरवाइज अच्छा लग रहा है, आर से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, तो क्या लिखेंगे इसका जी, वर्क हार्ड, ठीक ना, अदरवाइज यू विल फेल। ठीक है, ये भी हो जाएगा। या अदरवाइज के जगह पे आप आर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आर से भी इसको जोड़ सकते हो, ये दोनों का मतलब यही हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला क्या दिया है कि यू आर नॉट माई इनेमी। ठीक ना, देखो नाइदर नार का यहाँ पर हो सकता है कि प्रयोग हो, ही इज नॉट माई इनेमी, क्योंकि निगेटिव है। कह रहे है कि ना ही तुम, अच्छा यहाँ पर विकल्प दिया था ना कि कठिन परिश्रम करो ना तो फेल हो जीव, दिल रहा कि ना दिल रहा, वैसा ही क्या दिले आगे कि यू आर नॉट माई इनेमी, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। ही इज नॉट माई इनेमी, वो भी मेरा दुश्मन नहीं है। देखो यहाँ विकल्प दे रहा है कि ना तो तुम और ना ही वो मेरे दुश्मन है ना जी। तो अब इसके यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाइदर नार का प्रयोग कर देंगे। तो क्या लिखेंगे कि नाइदर यू ना जी, अब एक डट के जगह पर यू हो गई, अनार ही इज नाइदर यू अनार ही। ठीक ना जी, नाइदर यू अनार ही, समझ में आ रहा है जी आप लोग को। ठीक है, इज, अब देखो माई इनेमी। चलिए देखिए यहाँ पर, अब आप कहेंगे नाट, तो देखिए ये ऑलरेडी नेगेटिव होता है, इसलिए सर इसमें से हम क्या करते हैं, नाट शब्द को हटा देते हैं। इसीलिए हम नाट शब्द को क्या करते हैं, हटा देते हैं। आराम से देखिए कि नाइदर यू और नार ही इज माई इनेमी, नहीं तो तुम और न ही वह मेरा दुश्मन है। सिंपल से, ना तुम और ना वो मेरा दुश्मन है। देखिए कैसे इस वाक्य को जोड़ दिया गया। ठीक है, अगला दिया है कि आई डिड नॉट गो टू दिल्ली और माई फादर डिड नॉट गो टू दिल्ली ना। सिंपल से देख लीजिएगा कि आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, मैं भी दिल्ली नहीं गया, और माई फादर डिड नॉट गो टू दिल्ली, मेरे पिताजी भी दिल्ली नहीं गए। विकल्प बता रहा है तो हम अना, इसमें भी नाइदर का ही प्रयोग हो सकता है। इसमें भी किसका प्रयोग हो सकता है, नाइदर का प्रयोग हम कर सकते हैं ना जी।
तो क्या हो जाएगा कि नाइदर आई और नार माई फादर ना जी। गो टू डिड नहीं लगेगा। अब यहाँ पर डिड दिया है नॉट दिया है ना, तो डिड किस में लगता है जानते ही हैं, तो क्या हो जाए वेंट, नहीं सिंपल से हो जाएगा, हाँ गो टू दिल्ली, फादर वेंट टू दिल्ली। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना, कि नाइदर आर और नाइदर माई फादर आई वेंट टू दिल्ली। अब यहाँ पर हम वेंट क्यों लगा दिए, क्योंकि ये निगेटिव में डिड लगता है, आप इसके पॉजिटिव में ये किस में लग जाता है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, अगला क्या दिया है कि यू हैव स्टोलन माई बुक, तुमने मेरी किताब चुराई है। योर फ्रेंड हैज स्टोलन माई बुक, या तो तुम्हारे दोस्त ने, यानी कि मेरी किताब खोई है तो या तो तुम लिए होगे या तो तुम्हारे दोस्त। जब दो लोग यहीं पे हैं, या तो तुम लिए होगे या तो तुम्हारा दोस्त। तो इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा कि आइदर माने कि यू ना जी, यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर लेंगे, आइदर यू आर योर फ्रेंड, आइदर यू आर योर फ्रेंड हैज स्टोलन। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, हैज स्टोलन माई बुक, या तो तुम और तुम्हारा भाई। देखिए यहाँ पर हैव नहीं होगा, हैज ही होगा, क्योंकि ये बांट रहा है, या तो तुम अकेले के बारे में कर रहा है, ना तो तू और ना तो वो, दोनों में से कोई एक लोग उसके किताब को क्या किए हो, चुराए हो। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला एडवर्सेटिव कंजक्शन, यानी कि हम जो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं उसमें एडवर्सेटिव कंजक्शन का उपयोग कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे। ठीक है, कि कहाँ पर करेंगे एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग से हम कैसे दो वाक्यों को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रयोग सबसे पहले कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि एडवर्सेटिव जो कंजक्शन है इसका प्रयोग कहाँ करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम दो विरोध बताने वाले वाक्यों को जोड़ने में करते हैं। दो विरोध बताने वाले वाक्यों को जोड़ने में करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, कहने का मतलब कि एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं ना, विरोध सूचक, यानी कि ये दो विरोधी वाक्य होंगे। क्या होंगे, विरोधी, माने एगो वाक्य रहेगा सीधा तो दूसरा वाक्य सीधे उसका अपोजिट रहेगा। तो वैसे वाक्य को जोड़ने के लिए हम कंपाउंड सेंटेंस में किसका प्रयोग करते हैं, एडवर्सेटिव का। ठीक ना, और एडवर्सेटिव के अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आते हैं वो थोड़ा सा हम लोग देख लें। ठीक ना, तो इसके अंतर्गत हम आता है बट, येट, आप लोग जानते ही हैं बट येट से मिले होंगे। आगे वेयर याज, ठीक ना, जहाँ कहीं ऐसे हो जाता है वाइल स्टिल इस इंडिया, माने ये सारे कंजक्शन इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक ना, देख लीजिए बट येट वेयर वाइल स्टिल, ये सारे कंजक्शन इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, एडवर्सेटिव कंजक्शन के अंतर्गत। और इन्हीं का प्रयोग करके हम वाक्यों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बस कुछ इसमें है ये नहीं है, बस सीखना है कि इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो दो विरोध बताने वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसी का एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। और इसमें देख लीजिए कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, तो बट येट वेयर वाइल स्टिल। अब चलिए जोड़कर देखा जाए, क्योंकि आप लोग भी बोर होंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो, लेकिन ज्ञान पाना है तो वीडियो पूरा का पूरा देखिए। और अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए तो देखा जाए कि आई इन्वाइटेड हर, ठीक ना, इसमें क्या लिखा है कि आई इन्वाइटेड हर, मैंने उसको बुलाया, आमंत्रित किया। ठीक है, सी डिड नॉट कम, वह नहीं आई। देखो विरोध हो गया कि नहीं हो गया, कि मैंने उसको बुलाया लेकिन वह नहीं आई, इसका उल्टा हो गया ना। तो देख लो इसमें क्या कर सकते हैं, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि आई इन्वाइटेड हर। अब बताओ तो, मैंने उसको बुलाया लेकिन वह नहीं आई, किसका प्रयोग कर सकते हैं, बट का। तो क्या लिखेंगे, बट सी डिड नॉट कम,
बट शी डिड नॉट कम। ठीक है, अगला क्या है कि राधा इज पुअर और राधा इज हैप्पी। देख लो यहाँ पर कि राधा गरीब है, राधा क्या है जी, गरीब है, और राधा इज हैप्पी, राधा खुश भी है। नहीं उल्टे ना, गरीब होने के बावजूद भी वो क्या है, खुश है। येट माने कि फिर भी, यानी कि राधा गरीब है फिर भी क्या है, खुश है। तो इसको कैसे बना सकते हैं हम कि राधा इज पुअर, राधा इज पुअर येट अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सी इज हैप्पी, क्योंकि डबल बार हम लोग को वो प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, राधा इज पुअर और राधा इज हैप्पी। तो अब राधा राधा दो पर हम एक ही वाक्य में यूज नहीं कर सकते हैं, इसी के बदले में इसका प्रनाउन लगा दिए। ठीक ना, ये ध्यान देना है, ये वाक्य जोड़ते हुए ये सारी बातें चीज़ को क्या करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए। अगला क्या दिया है कि रॉबी इज रिच, रॉबी अमीर है, ही इज माइजर, लेकिन वह कंजूस है। अब देख लो यहाँ पे उल्टा है ना, वो अमीर होने के बावजूद भी क्या है, कंजूस है। क्या है जी, कंजूस है। तो क्या बना लेंगे इसका कि रॉबी इज रिच, रॉबी इज रिच बट ही इज, लेकिन वह माइजर है ना। ये भी कर सकते हैं कि बट या ना येट सही रहेगा कि फिर भी वह क्या है, कंजूस है। ही इज माइजर। ठीक है, कि रॉबी इज रिच येट ही इज माइजर। अगला दिया है, ध्यान दीजिएगा कि ही इज इल, वह बीमार है, ही इज इल, वह बीमार है, ही वर्क्स हार्ड, यानी कि वह बीमार है फिर भी वह क्या कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा था। स्टिल देख लीजिए, व्हाइल का प्रयोग तो नहीं बताया, चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं आ जाएगा कि स्टिल माने के बावजूद भी होता है। ठीक ना, कि वह बीमार होने के बावजूद भी कठिन क्या कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका बनाएंगे तो कि ही इज इल, ठीक ना, आई स्टिल ही वर्क्स हार्ड, यानी कि भाई वो बीमार है फिर भी क्या कर रहा है, कठिन कार्य कर रहा है। ठीक ना, अब हम लोग चलेंगे, देखिए समझिए इसको। अगर आपके पास एक्सरसाइज की किताब है तो आप लोग इसका एक्सरसाइज लगाते रहिए। तो यही है इलेटिव कंजक्शन, लास्ट है ये, और इसके प्रयोग के बाद हमारा कंपाउंड सेंटेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं अगले वीडियो में आपके लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेके आऊँगा और पूरा सिंथेसिस बताऊँगा। और आराम से आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, ऐसा कोई नहीं बताता है, देख भी लीजिएगा आप लोग। चलिए इलेटिव कंजक्शंस, ठीक है, इलेटिव कंजक्शन के प्रयोग से हम क्या करते हैं, तो इसका प्रयोग तब हम करते हैं कंपाउंड सेंटेंस में जब दो ऐसे वाक्य दिए हों जिसमें रीजन और रिजल्ट का बोध हो। किसका बोध है जी, रीजन और रिजल्ट का। यानी कि इसमें जो दो वाक्य रहेंगे, दो वाक्य उसमें रीजन और रिजल्ट का बोध होगा, रिजल्ट का बोध होगा। ठीक है, यानी कि जहां पर रीजन और रिजल्ट वाले वाक्य, एक वाक्य में रीजन रहेगा तो दूसरे वाक्य में क्या रहेगा, रिजल्ट। तो वैसे वाक्यों को हम जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इलेटिव कंजक्शन का। ठीक ना, अब देखते हैं कि इलेटिव कंजक्शन में क्या क्या आता है। ठीक ना, मैंने इलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, अरे मैं कंजक्शन का वीडियो डाल रखा हूँ एक, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं, पूरे विस्तृत से मैं बताया था। ठीक है, देयरफॉर, फार, सो, हैंस, ठीक है, इस तरह के इसमें कंजक्शंस आते हैं। ठीक, ये चार कंजक्शन है ना, इन्हीं चारों का प्रयोग करके हम इन वाक्यों को, यानी कि जहाँ पर जिसकी जरूरत पड़ेगी उससे हम ये क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक ना, तो चलिए देखा जाए कि रीजन और रिजल्ट कैसे इसमें शो हो रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है कि आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति से मर नहीं सकता। आई एम ए सीनर, मैं पापी हूँ ना। तो इसको कैसे बना सकते हैं कि आई एम ए सीनर, मैं एक पापी हूँ, अतः, हेंस माने क्या होता है, अतः होता है। ठीक ना, यही अच्छा लग रहा है, हेंस आई कैन नॉट डाई इन पीस, चाहिए भी लिख सकते हैं, सो माने इसलिए ना, कि आई एम ए पापी, अरे सॉरी, आई एम ए सीनर, यानी कि मैं पापी हूँ इसलिए आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं आराम से शांति से मर नहीं सकता। तो चलिए इसको बना लिया जाए। ठीक है, तो ये इसमें से, इस दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं।
तो ठीक है, तो इस वाक्य को थोड़ा ऐसे बनाएंगे, आई एम ए सिनर। बनना तो हम इधर से भी देते लेकिन अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आई एम ए सिनर सो आई कैन नॉट डाई इन पीस। देख लीजिए, कह रहा ना कि मैं पापी हूँ इसलिए मैं शांति से नहीं मर सकता। बस इस वाक्य को हमें जोड़ना ही तो है, बस देखना है कि कौन सा कंजक्शन का हम यूज करेंगे तो ये हमारा वाक्य सही होगा, ठीक है। अगला क्या दिया है कि ही लेफ्ट हिज स्टडीज, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उसने अपनी क्या कर दी, पढ़ाई छोड़ दी। रीजन क्या था भाई, तो ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, यानी कि पैसे नहीं थे इसलिए उसने क्या कर दिया, पढ़ाई छोड़ दिया। तो क्या हो जाएगा, इसमें भी लिख सकते हैं कि ही हैड नो मनी, इसको भी उलट के बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए क्या किया, उसने पढ़ाई छोड़ दिया। तो यहाँ पर भी हम सो का प्रयोग कर सकते हैं, सो ही लेफ्ट हिज स्टडीज, ठीक है। सो ही लेफ्ट हिज स्टडी। अब अगला देख लीजिए क्या दिया है कि ही वॉज गिल्टी, वह अपराधी था, ही वॉज पनिश, उसे सजा हुई। देख लो, तो इसमें रीजन है ना कि वह अपराधी था इसीलिए उसको क्या मिला, सजा मिला, यही ना। तो इसमें हम किसका प्रयोग कर सकते हैं कि ही वॉज गिल्टी, वह अपराधी है अतः उसे सजा मिली, ये हेंस का सही उपयोग आएगा। मैंने ऐसे ही वाक्य पढ़ेंगे और समझेंगे कि इनमें से हम किसका प्रयोग यहाँ पर करेंगे तो उचित रहेगा, ठीक ना। तो इसमें कुछ हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बस तो क्या बना सकते हैं इसका कि ही वॉज गिल्टी है जी, ही वॉज गिल्टी, ठीक ना, हेंस अतः उसे सजा हुई है ना जी, कि ही वॉज पनिश्ड। बस कुछ करना नहीं है, यही जोड़ देना है और ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस यहाँ पर क्या होता है, टोटली रूप से समाप्त। इसके आगे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, हेल्पफुल लगता है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो पे जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।